बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 1 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नकाबिले तस्हीर मुजरिम, आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 03332495 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 249 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट 1 सफ़ा नंबर 4 से। तारों भरा आसमान आज आम दिनों से कुछ ज्यादा ही साफ महसूस हो रहा था। तारों की बेपनाह जगमगाहट ने पूरे आसमान और फिजा को रोशन कर रखा था कि अचानक दूर मशरिक की तरफ से बेशुमार स्याह रंग के धब्बे आसमान पर तैरते हुए महसूस हुए। ये धब्बे हासी तेज रफ्तारी से मगरिब की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। फिर इनकी बुलंदी कम होने लगी और चंद ही लम्हों के बाद आसमान दिल दहला देने वाली चिंगाड़ों से गूंज उठा। स्याह धब्बे बमबार जहाज थे। ये तादाद में 50 के करीब थे और फिर देखते ही देखते उन्होंने गोता लगाया और दूसरे लम्हे इन धब्बों ने और बेशुमार छोटे छोटे धब्बों को उगल दिया। ये छोटे धब्बे तेजी से जमीन की तरफ बढ़ते चले गए और चंद ही लम्हों के बाद जमीन खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। धमाके मुसलसल हो रहे थे और अब इन धमाकों में इंसानी चीखों और कराहों की आवाजें भी शामिल हो गई थी। हर तरफ क्यामत का सा समा था। चंद ही लम्हों के बाद हर तरफ आग ही आग फैलती चली गई और इस आग में इंसानी हियोले चीखते उछलते हुए चंद ही लम्हों के लिए दौड़ते नजर आते और फिर वो इस आग के समुद्र में हमेशा के लिए डूब जाते। ये दरिया से 10 किलोमीटर दूर एक इंसानी बस्ती थी। हेमों में आबाद बस्ती, हर में तकरीबन 10,000 के करीब हेमे फैले हुए थे और इन हेमों में कई सालों से इंसान रहते चले आ रहे थे। ये फलस्तीनी थे जिन्हें यहूदियों ने जलावतन कर दिया था और ये लोग यहाँ हेमे लगाए हुए यहूदियों से अपने वतन को आजाद कराने की जद्दोजहद में मसरूफ थे। ऐसी बेशुमार बस्तियां जगह जगह फैली हुई थीं। यहूदी दरिंदे कभी कभी इन बस्तियों पर बमबारी करते और इन्हें तबाह करते रहते, मगर आजादी वतन की खातिर लड़ने वाले जियालों का अज़म हर हमले के बाद कुछ ज्यादा ही पुख्ता हो जाता, जिसका नतीजा ये था कि यहूदी दरिंदे आज तक इन बस्तियों का मुकम्मल खात्मा करने में कामयाब नहीं हो सके थे। इस बस्ती का नाम शामिल था और इसमें तकरीबन 50,000 फलस्तीनी रहते थे। इनकी एक नस्ल इन हेमों में पलकर जवान हुई थी। ये वो लोग थे जो जिंदा ही इसीलिए थे कि यहूदियों का खात्मा करके अपने मुल्क को आजाद करा के ही दम लेंगे। यहूदी बमबार जहाज हमला करने के बाद वापस चले गए, मगर इस बार यहूदियों ने आम बम इस्तेमाल करने की बजाय खौफनाक तरीन नेपाम बम इस्तेमाल किए थे, जो बेपनाह तबाही मचाने के साथ साथ हर तरफ आग फैला देते थे। और ये इन्हीं नेपाम बमों का ही नतीजा था कि तबाही के साथ साथ हर तरफ खौफनाक आग फैलती चली गई और हेमों की वो बस्ती आनन फानन आग का समुंदर बन गई। सुबह जब इर्द गिर्द की बस्तियों वालों ने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की तो मालूम हुआ 50-60 हजार अफराद की इस बस्ती में से मुश्किल से चंद 100 अफराद ही जान बचाकर निकल सके थे और उनमें से भी चंद खुशनसीब ही थे जो सही सलामत निकल आने में कामयाब हो सके थे या अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से हमेशा के लिए महरूम हो गए थे। ये इतनी दर्दनाक और हौलनाक तबाही थी कि जिसकी मिसाल इससे कबल नहीं मिलती थी और इस तबाही की तफसीलात जब पूरी दुनिया में फैली तो पूरी दुनिया में भी इस पर शदीद एहतजाज किया गया, खास तौर पर इस्लामी मुल्कों में। तो इस तबाही पर इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल हुआ और तमाम इस्लामी मुल्कों में यहूदियों के खिलाफ नारे लगाए गए और फलस्तीनियों को हर किस्म की जानी और माली इमदाद दिए जाने के ऐलानात किए गए। सरकारी सतह पर भी इस सिलसिले में शदीद एहतजाजात हुए, मगर यहूदियों ने इन तमाम एहतजाजात की जरा भी परवाह न की, बल्कि इसराइल में खसूसन और तमाम दुनिया के यहूदियों में अमूमन इस तबाही पर जश्न मनाएंगे और उसे यहूदी रियासत का अहम कारनामा करार दिया गया।
फलस्तीनी गोरीलों ने इस तबाही के इंतकाम में कई यहूदी चौकियों पर हमले भी किए और सैकड़ों यहूदी मार डाले, मगर शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो इस तबाही का भरपूर इंतकाम न ले सके और यहूदियों को कोई ऐसा सबक न दे सके जो उन्हें तमाम उम्र याद रहता। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया खामोश होगी। फलस्तीनी लीडरों के दिलों में इंतकाम की आग ठंडी न हुई थी, खास तौर पर आजादी फलस्तीन तंजीम के लीडर शाकिर सरात, जो पूरी दुनिया में फलस्तीनियों के अजीम और मुत्तफिका लीडर की हैसियत से जाने और पहचाने जाते थे। उनके दिल में भी इंतकाम की आग भड़क रही थी। उनका बस न चलता था कि अकेले ही दुनिया के तमाम यहूदियों का खात्मा कर दें, मगर वो यहूदियों की ताकत को अच्छी तरह जानते थे और चूंकि वो बेइंतहा ज़हीन और ठंडे मिजाज के आदमी थे, इसीलिए जज्बाती इक़दामात करने की बजाय कोई ऐसा मंसूबा सोचने में मसरूफ थे जिससे यहूदियों से भरपूर और कामयाब इंतकाम लिया जा सके। इस वक्त भी वो अपने हैमे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे और बार बार अपनी मुठियां भेजते और दांत पीसते। उनकी आंखों में शोले जल रहे थे, मगर वो बेबस थे। उनके जहन में कोई ऐसा मंसूबा न आ रहा था जिसे कामयाब करके वो यहूदियों को एक नाकाबिले फरामोश सबक सिखा सकते। उनके हैमे में ग्रुप के 5 नायब लीडर नीम दायरे की सूरत में खामोश बैठे हुए थे और उन सब की नजरें शाकिर सरात पर जमी हुई थी। इंतकाम, भरपूर इंतकाम। शाकिर सरात टहलते हुए बुड़बड़ाते और फिर एक बार फिर अपनी मुठियां भींच ली। फिर अचानक उनमें से एक नायब लीडर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी सुर्खी अवध कर आई थी, जब बैक वक्त जोश, जज्बे और मुसर्रत का इम्तिजाज मालूम हो रही थी। जनाब, अभी अभी मेरे ज़हन में ख्याल आया है। अगर ऐसा हो जाए तो हम यहूदियों को ऐसा सबक सिखा सकते हैं जिसे उनके आने वाले नस्लें भी फरामोश न कर सके। नायब लीडर ने कदरे मौदबाना मगर जोश भरे लहजे में कहा, ऐसा कौन सा ख्याल है, जल्दी बताओ। शाकिर सरात ने चौंक कर नायब लीडर की तरफ देखते हुए कहा और बाकी सब भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। जनाब, आप जल्द ही पाक एशिया का दौरा करने वाले हैं, नायब लीडर ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। हाँ, मैं 10 रोज के बाद पाक एशिया का सरकारी दौरा करने वाले हूँ, मगर शाकिर सरात ने हैरान होते हुए कहा, जनाब, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस अगर चाहे तो यहूदियों को ऐसा सबक सिखा सकती है कि हम सब का इंतकाम पूरा हो जाएगा। नायब लीडर ने जवाब दिया, पाक एशिया की सीक्रेट सर्विस और यहूदियों को सबक? मैं समझा नहीं। शाकिर सरात ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब, पाक एशिया की सीक्रेट सर्विस जिसकी सरबराही X2 करता है, पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल कारकर्दगी के लिए मशहूर है। दुनिया भर के बड़े बड़े मुजरिम उनके सामने घुटने टेक चुके हैं। बेहद वसी जासूसी तंजीमों को ये सीक्रेट सर्विस अपने हाथों मौत के घाट उतार चुकी है और इस वक्त तो हाल ये है कि जासूस और बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीमें पाक एशिया का रुख करते हुए भी घबराती हैं। और जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, पाक एशिया के दोस्त मुल्क अक्सर और बेशतर खौफनाक बैनुल अक़वामी जासूसों और तंजीमों के मुकाबले में पाक एशिया की सीक्रेट सर्विस की इमदाद हासिल करते रहते हैं और नतीजा हमेशा उनके हक में रहा है। अगर हम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को इस बात पर आमादा कर लें कि वो यहूदियों के खिलाफ काम करने में हमारी मदद करे, तो आप यकीन कीजिए जनाब, यहूदियों का तो नाकता बंद हो जाएगा। नायब लीडर ने जोश भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओ, तुमने बात तो ठीक की है। मैंने भी पाक एशिया की सीक्रेट सर्विस के कारनामों के मुतालिक सुना हुआ है, मगर सीक्रेट सर्विस अपने मुल्क के इंतहाई अहम और जिम्मेदार लोग होते हैं। आखिर पाक एशिया का सदर किस तरह गवारा कर लेंगे कि वो गैर महदूद मुद्दत के लिए पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को हमारे मिशन पर लगा दें। शाकिर सरात ने कुछ सोचते हुए कहा, जनाब, आप पाक एशिया जा रहे हैं, अगर हो सके तो आप X2 से खुद मुलाकात करें और इसे इस बात पर राजी कर लें कि वो यहूदियों से भरपूर इंतकाम लेने के लिए हमारी मदद करें। अगर वो तैयार होगे तो फिर पाक एशिया का सदर भी उसे ना रोक सकेगा। नायब लीडर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं बात करूंगा, देखो क्या नतीजा निकलता है। वैसे मुझे उम्मीद कम है क्योंकि ये हमारी जाती जंग है और हमने इसे खुद ही लड़ना है,
दूसरे लोग हमारी हाथ तरफ आग में तो नहीं कूद सकते। बहरहाल मैं बात करूंगा, अगर वो लोग राजी हो गए तो चलो इससे कम से कम इतना फायदा तो जरूर होगा कि हम यहूदियों को किसी हद तक नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। शाकिर सरात ने जवाब दिया, मगर जनाब पाकेशिया की सीक्रेट सर्विस यहूदियों के मुकाबले में कोई काबिल जिक्र कारनामा सरंजाम ना दे सकेगी, क्योंकि यहूदियों की सीक्रेट सर्विस GP5 इंतहाई ताकतवर और खौफनाक तंजीम है, और आज तक इसका मुकाबला दुनिया की कोई जासूस या सीक्रेट सर्विस नहीं कर सकी। मुझे खतरा है कि कहीं पाकेशिया वाले अपनी सीक्रेट सर्विस से हमेशा के लिए ही हाथ ना धो बैठे। एक और नायब लीडर ने कहा, हाँ, GP5 वाकई बेहद खौफनाक और ताकतवर तंजीम है। बहरहाल बात करने में क्या हर्ज है। यकीनन पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के सरबराह को GP5 के मुतालिक हमसे ज्यादा ही मालूमात होंगी। अगर वो अपने आप को इस काबिल समझेंगे कि वो उनका मुकाबला कर सके तो फिर वो खुद ही मान जाएंगे, वरना जाहिर है कि उनका जवाब नफी में होगा। शाकिर सरात ने जवाब देते हुए कहा, और फिर शाकिर सरात ने हाथ को महसूस अंदाज में लहराया और उसके साथ ही महसूस इशारा देखते ही एक एक करके हैमे से बाहर चले गए और हैमे में शाकिर सरात अकेला ही टहलता रह गया। वो बड़ी बेचैनी से पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के मुतालिक सोच रहा था। उसे मालूम था कि जासूस तंजीमें किसी खास मिशन को सामने रखकर ही काम करती हैं, इसीलिए वो यही सोच रहा था कि ऐसा कौन सा मिशन होना चाहिए जिसे X2 के सामने रखा जाए, और अगर पाकेशिया सीक्रेट सर्विस मैदान में कूद पड़े और इस मिशन को कामयाबी से मुकम्मल कर ले तो यहूदियों पर ऐसी कारी ज़रब पड़ेगी कि उनके हौसले हमेशा हमेशा के लिए पस्त हो जाएंगे। मगर ऐसा कोई मिशन उसके जहन में ना आ रहा था, और फिर उसे हामे में टहलते टहलते 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया कि वो अचानक उछल पड़ा। उसके जहन में बिजली के कूंदे की तरह एक ख्याल आया था, और फिर जैसे जैसे उसके ख्याल पर वो सोचता चला गया, उसके चेहरे पर सुर्खी बढ़ती चली गई और आंखों में मौजूद चमक में भी इजाफा होता चला गया। हाँ, ये हुई ना बात। अगर पाकेशिया सीक्रेट सर्विस इस मिशन पर कामयाब हो जाए तो यहूदियों को ऐसा सबक दिया जा सकता है कि वो मुद्दतों इसे याद रखेंगे, और फिर यहूदियों को कभी ये हिम्मत ना हो सकेगी कि वो इस तरह फलस्तीनियों की बस्तियों पर बेदरेक बमबारी कर सकें। शाकिर सरात ने मुठियां भींचते हुए कहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा पुरसकून होता गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो हर कीमत पर पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को इस मिशन पर काम करने के लिए आमादा कर लेगा। चनाचा ये फैसला करके वो हैमे में बने हुए अपने पार्टीशन की तरफ बढ़ गया जो हाबगा के तौर पर इस्तेमाल होता था। नया पैराग्राफ। फलस्तीनियों के अजीम और महबूब लीडर शाकिर सरात 5 रोजा सरकारी दौरे पर पाकेशिया पहुंच चुके थे। पाकेशिया में उनका इस्तकबाल जिस हलूस और जज्बे के साथ किया गया वो इससे बेहद मुतासिर हुए थे। पाकेशिया के सदर ने जाती तौर पर भी और पाकेशिया और उसके अवाम की तरफ से भी फलस्तीनियों को हर किस्म की इमदाद देने का शाकिर सरात को यकीन दिलाया था। और फिर दौरे के दूसरे रोज जब वो पाकेशिया के सदर से गैर रस्मी मुलाकात में मसरूफ थे तो उन्होंने सदर से मुखातिब होकर कहा, जनाब सदर, आपने फलस्तीनियों को इमदाद देने का जो यकीन दिलाया है, मैं तमाम फलस्तीनियों की तरफ से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस सिलसिले में मजीद कुछ कहने का भी ख्वाहिशमंद हूँ। शाकिर सरात ने बड़े संजीदा लहजे में पाकेशिया के सदर से मुखातिब होकर कहा, जी फरमाइए। सदर ने इश्तियाक अमेज लहजे में कहा, मैं आपके मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके सामने मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ। शाकिर सरात ने जवाब देते हुए कहा, X2? सदर ने चौंक कर कहा और फिर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। क्या बात है जनाब सदर, क्या आपको X2 से मेरी मुलाकात पसंद नहीं? अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दीजिए। शाकिर सरात ने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि आपकी X2 से मुलाकात का बंदोबस्त कैसे किया जाए। सदर ने चौंकते हुए जवाब दिया, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझा नहीं। शाकिर सरात ने उलझे हुए लहजे में कहा, दरअसल बात यह है कि इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के सरबराह X2 से जाती तौर पर यहाँ कोई भी वाकिफ नहीं है। उनका महकमा सेक्रेटरी वजारत हारजा के तहत काम करता है
और वही उनसे डील करते हैं, और जहां तक मुझे यकीन है कि वो भी उनसे ज़ाती तौर पर वाकिफ ना होंगे। सदर ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है कि आपकी क्या एक्स2 से कभी मुलाकात नहीं हुई? शाकिर सरात ने हैरान होते हुए कहा। कई बार हुई है, वो हमारी अहम मीटिंग्स में बाकायदगी से शामिल होता है, मगर वो हमेशा हमारे सामने नकाम में आता है। और जहां तक उसके एहतियारात का ताल्लुक है तो यूं समझिए कि मैं बहसीयत सदर भी ना तो उसे माजूल कर सकता हूँ और ना उससे किसी किस्म की जवाब तलबी कर सकता हूँ। सदर ने जवाब दिया। ओह, और अगर उनसे जवाब तलबी का मौका आ जाए तो फिर? शाकिर सरात ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। यही तो अजीब बात है कि आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया। एक्स2 हमेशा हर काम में कामयाबी हासिल करता है, और यकीन जानिए कि एक्स2 इस मुल्क की एक ऐसी दौलत है कि हम पूरा मुल्क देकर भी इसका बदल हासिल नहीं कर सकते। सदर ने जवाब दिया। क्या नकाब में भी रहकर वो मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते? शाकिर सरात ने कहा। हाँ, मैं इसका बंदोबस्त कर सकता हूँ, मगर आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? सदर ने पूछा। मैं तमाम फलस्तीनियों की तरफ से उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने कबूल कर लिया तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। शाकिर सरात ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं जल्द ही एक्स2 से आपकी मुलाकात का बंदोबस्त कर दूंगा। सदर ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, और शाकिर सरात ने उनका भरपूर शुक्रिया अदा किया, और उसके साथ ही ये गैर रस्मी मुलाकात खत्म होगी। नया पैराग्राफ। इमरान आजकल बिल्कुल फारिग था। कई माह से कोई केस ही सामने नहीं आया था, और इमरान आवारागर्दी करते करते जब थक गया तो उसने मुताले में पनाह ली, और इस वक्त भी वो एक आरामदेह कुर्सी में बैठा हुआ एक ज़हीम किताब खोले उसके मुताले में मसरूफ था। सामने छोटी सी मेज पर चाय की प्याली पड़ी ठंडी हो गई थी, मगर इमरान किताब में कुछ इस कदर गर्क था कि उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब सलेमान चाय रख के चला गया। सलेमान को अच्छी तरह मालूम था कि इमरान जब मुताले में मसरूफ हो तो फिर मामूली सी आहट भी पसंद नहीं करता, इसलिए आजकल वो सारा काम दबे पांव करता था। इमरान ने किताब पढ़ते पढ़ते एक तवील सांस ली, और फिर किताब बंद करके उसने मेज पर रख दी, और उसी लम्हे सामने पड़ी हुई उसे चाय की प्याली जब नजर आई तो वह चौंक पड़ा। उसके होंठों पर एक लतीफ सी मुस्कुराहट बिखर गई। प्याली में एक मक्खी बड़े इत्मीनान से तैराकी में मसरूफ थी। सलेमान, अरे ओ सलेमान! इमरान ने जोर से हाँक लगाई, और दूसरे लम्हे सलेमान किसी जिन की तरह दरवाजे पर नमूदार हो गया। क्या तुमने यहाँ तैराकी सिखाने का कोई क्लब खोल लिया है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तैराकी सिखाने का क्लब? सलेमान ने हैरतज़दा लहजे में कहा। उसे इमरान की बात समझ में ना आई थी। इधर मेरे पास आओ, इमरान ने कहा, और सलमान कदम बढ़ाता हुआ इमरान के करीब पहुंच गया। ये देखो तुम्हारी एक शागिर्द किस कदर मजे से तैराकी में मसरूफ है। गजब खुदा का, तुमने क्लब खोल लिया और मुझे बताया ही नहीं। सारी फीसें खुद ही हजम करते रहते हो। इमरान उछलकर सलमान का कान पकड़ते हुए कहा। अरे अरे साहब, मेरा कान तो छोड़िए, ये कान है, फीसें जमा करने वाला बैंक तो नहीं है। सलेमान ने कान छुड़ाने की जद्दोजहद करते हुए कहा। अरे जाहिल बावर्ची, तुम्हें आज तक कान का मतलब ही नहीं मालूम हुआ। अबे सोने की कान, चांदी की कान, नमक की कान, और जाहिर है कि ये फीसों में पड़े हुए फीसों की सूरत में बटोरे हुए रुपए की कान है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? इमरान ने कहा। साहब, काश आपने उर्दू ग्रामर भी पढ़ ली होती तो इस मुल्क का कितना भला होता। और मैं तो कई बार पछताते पछताते रह गया हूं कि काश मैं किसी पढ़े लिखे का बावर्ची होता। सलेमान ने भी तुर्की बा तुर्की जवाब देते हुए कहा। अरे अली इमरान, MSc, DSc ऑक्सन, तुम्हें जाहिल मालूम होता है। गजब खुदा का, डिग्रियों की इतनी लंबी किरदार, ये सब भी मुझे पढ़े लिखों में शामिल नहीं कर सकी। इमरान ने झुलाए हुए लहजे में कहा। जनाब, आप कम अज कम मुझ पर अपनी डिग्रियों का रोब ना डाला करें। मैं इनकी असल हकीकत जानता हूँ। शुक्र करें कि मैंने आज तक किसी को ये राज नहीं बताया, वरना। सलमान ने अपना कान छुड़ाते हुए कहा। हकीकत? अरे असल हकीकत क्या है? इमरान ने सचमुच हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, आपने वो मसल तो सुनी हुई है ना कि चूहे को कहीं से प्याज की गट्ठी मिल गई और वो पंसारी बन बैठा। आपका भी वही हाल है। एक डिबिया से कुछ ऑक्सन हासिल कर लिया
और बने बैठे हैं पढ़े लिखे। सलमान ने अपना कान मसलते हुए कहा, जो कि सुर्ख हो चुका था। डिबिया से ऑक्शन? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। उसके चेहरे पर वाकई हैरत के आसार नुमाया थे। जनाब, इसीलिए तो मैं किसी को नहीं बताता, वरना लोग क्या कहेंगे कि किस जाहिल का बावर्ची है। बस तकदीर का चक्कर है, वक्त गुजार रहा हूँ। सलमान ने मुसम्मी सी सूरत बनाते हुए कहा। अबे जल्दी बता इस सारे चक्कर का मतलब, वरना याद रख तेरी सारी इल्मियत नाक के रास्ते निकाल दूंगा। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। जनाब, ये भी जाहलियत का एक बदतरीन मुजाहरा है कि जब कुछ और ना हो सका तो रोब डालना शुरू कर दिया। सलमान ने भी उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा और इमरान मुक्का तान कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। बताता है या फिर? इमरान ने बड़ा संजीदा चेहरा बनाते हुए कहा। बताता हूँ साहब, ऑक्सन एक जड़ी बूटी का नाम है, बड़ी मशहूर जड़ी बूटी है। काश आपने तिब भी पढ़ी होती, सलमान ने जवाब दिया। अरे हकीम जालिनूस की नाहल फुलाद, आगे बोल। इमरान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। बता तो रहा हूँ जनाब, बस आप मजीद जाहलियत का मुजाहरा ना करें। ऐसा न हो कि शर्म के मारे मुझे खुदकुशी करनी पड़े। गालियां देना जहालत की सबसे बड़ी निशानी है, सलमान ने पीछे हटते हुए कहा। फिर बता भी सही, तूने इतनी निशानियां बताना शुरू कर दी हैं कि मुझे तो अपनी जहालत पर यकीन आता जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों पर दावा कर दूं कि उन्होंने मुझ जैसे जाहिल को साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री क्यों दे डाली। इमरान ने बेख्तियार अपना सर पकड़ते हुए कहा। शुक्र है आपको अपनी जहालत पर यकीन तो आ गया। बहरहाल सुनिए, आप जिन डिग्रियां बनाकर मुझ जैसे पढ़े लिखे अलामा फाजल बावर्ची पर रोब डालते हैं ना, इसका मतलब है मुसीबत से किसी डिबिया से कुछ ऑक्सन हासिल किया है और बस। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुसीबत से किसी डिबिया से कुछ ऑक्सन? इमरान ने आंखें फाड़कर दोहराते हुए कहा। हाँ जनाब, आप MSc DSc ऑक्सन कहते हैं ना अपने आप को। अब आप खुद फैसला कीजिए। M से बनी मुसीबत, S का मतलब है से, C से बना किसी, D तो जाहिर है डिबिया का मुहफ़्फ़फ़ है और S का मतलब मैं पहले ही बताया हूँ, इसका मतलब से है और C का मतलब हुआ कुछ, आगे ऑक्सन। यानी मुसीबत से किसी डिबिया से कुछ ऑक्सन आपको मिल गया और आपने रोब डालना शुरू कर दिया। वही चूहे वाली मिसाल, सलमान ने बड़े संजीदा लहजे में इमरान को समझाते हुए कहा और इमरान धड़ाम से वापस कुर्सी पर गिर गया। खुदा की पनाह, इतना पढ़ा लिखा बावर्ची, वे मुझ जैसे जाहिल का तुम्हारे साथ कैसे गुजारा हो सकता है। इसीलिए अलामा बावर्ची साहब, आज से आपकी छुट्टी। इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। साहब सोच लें, लेबर कोर्ट्स खुली हुई हैं और वकील को फीस देने जितनी रकम तो मेरे पास है ही, सलमान ने भी रूखे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ खुदाया, मैं कहाँ जाऊं? इमरान ने दोबारा दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा। फिलहाल आप लैट्रिन का चक्कर लगाएं, कुछ तबीयत हल्की हो जाएगी, सलमान ने जवाब दिया और मेज पर पड़ी हुई चाय उठाकर तीर की तरह बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। और उसके दरवाजे में गायब होते ही इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। कई घंटों के मुताले ने जहन पर संजीदगी की जो गर्द चढ़ा दी थी, सलमान ने चंद ही लम्हों में उसे साफ कर दिया था। उसे मालूम था कि चंद ही लम्हों के बाद उसके सामने गर्म चाय की प्याली मौजूद होगी। उसी लम्हे मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन गुनगुना उठा और इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। यस, अली इमरान जाहिल स्पीकिंग, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मैं सुल्तान बोल रहा हूँ इमरान बेटा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। उन्होंने शायद जानबूझकर जाहिल का लफ्ज नजरअंदाज कर दिया था। कि जिंदगी में पहली बार बोल रहे हैं आप जो मुझ पर एहसान जता रहे हैं? इमरान के लहजे में झिंझलाहट थी। आज शेफ सलमान ने कुछ ज्यादा ही मिर्चें डाल दी हैं खाने में। बहरहाल सुनो, शाम 6 बजे प्रेसिडेंट हाउस पे पहुंच जाओ X2 के रूप में। शाकिर सरात तुमसे मिलना चाहते हैं, सर सुल्तान ने जल्दी जल्दी कहा और फिर इमरान की तरफ से जवाब सुने बगैर ही उन्होंने जल्दी से राब्ता खत्म कर दिया। शाकिर सरात, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, फिर ढीले हाथों से रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें फैलती चली जा रही थी। नया पैराग्राफ। इमरान X2 के रूप में जब प्रेसिडेंट हाउस के महसूस मीटिंग हॉल में दाखिल हुआ
तो हाल में मौजूद सदर ममलिकत बेहतियार उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए और सदर ममलिकत की वजह से वहां मौजूद तमाम अफराद को भी उठना पड़ा, जिनमें शाकिर सरात भी शामिल थे। इमरान ने सर को जरा सा झुकाकर सदर ममलिकत और शाकिर सरात को सलाम किया और फिर वो अपनी महसूस कुर्सी पर बैठ गया। शाकिर सरात इंतहाई इश्तियाक अमीज नजरों से इमरान को देख रहा था। ये हमारे मुल्क की सीक्रेट सर्विस के सरबराह मिस्टर एक्स2 हैं और ये फलस्तीन के महबूब और अजीम लीडर और हमारे मेहमान जनाब शाकिर सरात हैं। सदर ममलिकत ने दोनों का तारीफ कराते हुए कहा, मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने मुल्क में खुशामदीद कहता हूँ। फलस्तीनियों के लिए आपकी जात इंतहाई ग्रां कदर सरमाया है। इमरान ने इस्तकबालिया फिक्रे बोलते हुए कहा, आपका बेहद शुक्रिया जनाब। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे कम से कम आपको निकाब में देखने का मौका ही मिल गया, वरना दुनिया के हजारों अफराद इस मौके को, इस ख्वाहिश को हसरत में लिए दुनिया से गुजर जाते हैं। शाकिर सरात ने हंसते हुए कहा, जनाब शाकिर सरात आपके सामने कोई खास बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसकी बिना पर इस मीटिंग का बंदोबस्त किया गया है। सदर ममलिकत के करीब बैठे हुए सर सुल्तान ने फौरन ही बात का रुख पलटते हुए कहा, जी फरमाइए। इमरान ने महसूस बावकार लहजे में कहा, जनाब सदर मिस्टर एक्स2, आप फलस्तीनियों की बस्ती शामिल की खौफनाक तबाही के बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे। शाकिर सरात ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, हाँ, मैंने इसकी तफसीलात पढ़ी हैं। यहूदियों ने इंतहाई दरिंदगी का सबूत दिया है। इमरान ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि पूरी दुनिया के यहूदी, चाहे वो किसी भी पेशे या मकाम पर मौजूद हों, इसराइल की इमदाद करना अपना फर्ज समझते हैं। यही वजह है कि उनकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अब उनका हौसला इस कदर बुलंद हो चुका है कि वो सीना जोरी से पूरी दुनिया के एहतजाज को भी नजरअंदाज करके फलस्तीनियों के कत्लेआम करने में मसरूफ हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक उन पर कोई ऐसी कारी ज़रब न लगाई जाए कि जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाए कि अगर फलस्तीनियों को इसी तरह गैर इंसानी हमले करके खत्म किया गया तो ताकत का जवाब ताकत से भी दिया जा सकता है, उस वक्त तक खाली बातों और जुबानी एहतजाजात से कुछ नहीं होगा। शाकिर सरात ने बड़े जोशीले लहजे में कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सदर ममलिकत ने तायद करते हुए कहा, और मैं इस सिलसिले में मिस्टर एक्स2 की हिदमात हासिल करना चाहता हूँ। शाकिर सरात ने कहा और सदर ममलिकत समेत सब चौंक पड़े। आप फरमाइए, हम आपकी क्या इमदाद कर सकते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फलस्तीनियों के लिए हमारे बस में जो कुछ हो सका वो हम जरूर करेंगे। इमरान ने जवाब दिया, आपके जवाब ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। बात दरअसल ये है कि इसराइल ने अक्रेमिया की मदद से एटम बम तैयार कर लिया है और अब वो इस एटम बम को इस्तेमाल करने के लिए मिसाइल की तैयारी में मसरूफ है। और मुझे यकीन है कि जिस रोज उसने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए, वो बेदरेग उन एटम बम्बों को अरबों पर अमूमन और फलस्तीनी पर खसूसन इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि इससे पहले कि वो एटम बम पर मिसाइल तैयार करने में तैयार हो जाए, हम उनके तैयार करदा एटम बम के फार्मूले को उड़ा लें, ताकि वो एटम बम की दोबारा तैयारी में अगर फौरी तौर पर भी मसरूफ हो जाएं, तो कम से कम हमें इतना वक्फा जरूर मिल जाएगा कि हम अपनी हिफाजत का इंतजाम कर सकें। दूसरी बात यह कि जब उन्हें मालूम होगा कि फलस्तीनियों के पास भी एटम बम पहुंच चुका है, तो फिर वो यूं बेदरेग हमले करने से रुक जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि वो एटम बम ताकत के तवाज़ुन के लिए हमें दे दें और फार्मूला आप अपने पास रख लें। इस तरह एटम बम आपके पास रहेगा और फार्मूला हमारे पास, ताकि आप इस्लामी मुल्कों और अपने लिए भी इस फार्मूले के तहत एटम बम तैयार कर सकें। मैं समझता हूँ कि पूरे इस्लामी मुल्कों में आपका मुल्क वाहिद ऐसा मुल्क है जो एटम बम की तैयारी के लिए